वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए हैं। देखिए, हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं और टुकड़ों में पढ़ते हैं, तो कुछ एक बच्चों ने ये डिमांड की थी कि इनको अगर टुकड़ों में नहीं पढ़ाया जाए तो शायद बेटर हो। तो हम ये कोशिश आज से शुरू कर रहे हैं कि आपके चैप्टर एक पूरे वीडियो में, इन होल सोल वीडियो आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। इससे आपका भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और हम भी आपको क्रम से पूरी चीज एक एक समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है हिस्ट्री के, अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए, क्योंकि आपके हिस्ट्री में 3 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखो, शुरू करने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है राष्ट्रवाद? हमारी अपने देश के लिए कुछ फीलिंग होती है। हालांकि किसी ने भी देश को उसके मूर्त रूप में कभी नहीं देखा होता। आपने देखा है क्या? देश कोई आदमी होता है क्या? कोई औरत होती है क्या? देश तो देश होता है, राष्ट्र अपना राष्ट्र होता है। तो उसके लिए एक फीलिंग होती है। हम जब तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में गर्व का भाव आता है। हम जब राष्ट्रगान गाते हैं तो हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। हम इस तरह की कोई भी फीलिंग, जब कोई हमारे देश पर आक्रमण करने की बात आती है तो हमारे आंखें लाल हो जाती है गुस्से से, या जब हमारे देश की टीम जीत जाती है कोई मैच, या जब कोई खिलाड़ी हमारे लिए कोई मेडल जीत के लाता है, तो हमें कितना गर्व होता है। हमें क्यों गर्व होता है? क्योंकि हमारे अंदर हमारे नेशन के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो नेचुरल है, लेकिन बच्चों ये नेचुरल आपके लिए है, क्योंकि आप जब से पैदा हुए हो तब से आपने नेशन के कॉन्सेप्ट को देखा है। तब से आपने ये देखा है कि एक देश होता है, उस देश के हम निवासी होते हैं, उस देश की अपनी शासन व्यवस्था होती है। तो ये चीजें आपने देखी है, इसलिए आप इसके यूज टू। हम बात उस समय की कर रहे हैं जब देश नाम की कोई चीज नहीं होती थी, जब छोटे छोटे राज्य होते थे जो कभी लड़ते, फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेता, वहां वो राजा अपने नियम चलाने लगता, ये सब। तो जब ये होता था तब कहां से आया ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट? कहां से आई ये नेशनलिज्म की धारणा? कैसे राष्ट्रवाद जैसी फीलिंग का उदय हुआ किसी के मन में? ये सारा आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसकी चर्चा हम करेंगे यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों भाई यूरोप क्यों, इंडिया क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया भी जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी 1650 या 1707 कह सकते हैं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो 1707 से पहले मुगलों के अधीन था, और जो हिस्सा मुगलों के अधीन नहीं था वहां पर अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। उसके बाद में वो सब ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया, और जो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं गया, ब्रिटिश इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, वो रजवाड़े बन गए। तो इस तरह हमारे जो नेशन स्टेट आने की जो धारणा थी वो कभी पुख्ता नहीं हो पाई। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल करना शुरू किया, तब हमने ये समझा कि हमारे नेशन स्टेट को किस तरह से कोई दूसरा आके, देखिए इससे पहले जो भी आए वो कभी विदेशी की तरह नहीं आए, वो आए यहाँ बस गए। चाहे सल्तनत काल में आए हों, चाहे उससे पहले आर्य आए हों, द्रविड़ हों, कोई भी हो, या उसके बाद मुगल आए हों, सभी यहाँ रच बस गए। लेकिन ब्रिटिशर्स क्यों आए थे? वो यहाँ कॉलोनी अपनी एस्टेब्लिश करने आए थे। तो उस समय हमारे देश में, हमारे मन में भी ये फीलिंग्स जागी कि क्यों हमारे देश में, क्यों दूसरे लोग। तो वो क्या थी? वो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, यानी कि हमारे मन में वो फीलिंग थी, लेकिन बहुत बाद में आई। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है राष्ट्रवाद के बारे में, बहुत सी चीजों में, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। वो सब जो है वो एक लिमिट में है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी के कसौटी पर कसा जाने वाला। और खास करके जब हम यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हों, जब हम पश्चिमी इतिहास पढ़ रहे हों, पूरी दुनिया के बारे में जान रहे हों, तो हमें ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय लेंगे एक चित्रकार का, जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार हैं, जिन्होंने 1848 में एक चित्रों की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की थी, और वो श्रृंखला में उन्होंने जो चित्र बताए थे, वो चित्र राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह हमारे सामने लेके आते हैं।
उन्होंने अपने सपनों की कल्पना की, यानी कि सामाजिक और लोकतांत्रिक गणराज्यों की दुनिया, जिसको यूटोपिया कहा गया। He is a French artist who presented a series of paintings in 1848. He visualized his dreams, that is a world of social and democratic republics. अभी आप एक बात समझिए, इन्होंने ये चित्र कब बनाया था? 1848 में, ठीक है ना, 1848 में। तो क्या 1848 में इन लोगों की राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई? बिल्कुल नहीं, उससे बहुत पहले ये चीजें आरंभ हो चुकी थी। लेकिन 1848 में इनको एक चेहरा मिलने लगा, एक फेस मिलने लगा, ठीक है। सोरेयू की यूटोपियन दृष्टि में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनकी पहचान उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर न्याय की देवी की मूर्ति है। सारे देशों के लोग अपने अपने झंडे लेके इस न्याय की देवी की मूर्ति के सामने से जा रहे हैं। उस पर ऊपर से भगवान जो जीसस क्राइस्ट है, वो सारे एंजल, सभी संतों की जो आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं, वो इनको आशीर्वाद दे रही है। और यहाँ देखिए कचरे में क्या पड़े हैं, यहाँ कचरे में जो है वो मुकुट पड़े हैं, जो मोनार्कियल के अंत का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि अब राजशाही का अंत हो गया है और अब जनतंत्र यहाँ लागू होगा। In Sorew's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations. They are identified through their flags and national costumes. Leading the procession are USA and Switzerland, which is followed by France and Germany. Following Germany are Austria, Kingdom of the Two Sicilies, then Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो यानी ये सभी देखो, ये सभी देशों के लोग, ये चित्र जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये पेंटिंग इट इज शोन इन योर बुक ऑलरेडी। और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आरबीएसई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहां पिक्टोरियल क्वेश्चन क्योंकि नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चित्र जो है, कई बार एक चित्र जो है हजारों शब्द बयान कर देता है। तो सोरेव की ये पिक्चर वैसे ही शब्दों को बयान करने वाली पिक्चर है। अब देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे आया। फ्रांस में राष्ट्रवाद, अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था, यानी कि फ्रांस क्रांति के बारे में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जब लुई 16वें वहां के राजा थे, जो कि बूर्बो वंश के राजा थे। संघर्ष हुआ और फिर राजशाही का अंत हो गया। वो क्या था? देखिए, राजा जब होते हैं किसी भी देश में, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके कानून वहां मान्य हो, ठीक है। देखो, संविधान तो होता है, अगर संविधान होता है तब तो क्या होता है, उसमें चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहती, होती है गुंजाइश तो उसके लिए भी एक पूरी प्रोसीजर होती है। लेकिन राजा तो इंसान है और इंसान को कभी भी सनक चढ़ सकती है। तो ऐसे में कई बार इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनमें सनकीपना था, और वो सनक की वजह से उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, चाहे जैसा कानून लगाया, चाहे जो, तो ये सब चीजें जो थी ना, ये सब चीजें लोगों को परेशान करने लगी, लोग समझने लगे। और फिर ऊपर से क्या हुआ, देखिए औद्योगिकीकरण शुरू हो रहा था, और भी बहुत से ऐसे कारण थे कि जिनकी वजह से लोग अब पुरानी इन व्यवस्थाओं से मुक्ति पाना चाहते थे, और खास करके राजवंशों से। ये जो राजतंत्र था, ये जो मोनार्कियल सिस्टम था, ये बहुत परेशान करने लगा था लोगों को। और ऐसे में अगर कोई ऐसा राजा आ जाए जो अपने आप में सनकी हो, क्रेजी हो, तो लोगों का परेशान होना और विरोध करना जायज है। तो ऐसा ही हुआ फ्रांस में, जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की मांग की। लोगों ने कहा कि भाई आप राजा बने रहिए, लेकिन कुछ नियम तो लागू कीजिए। देखिए, जब आप खेलने जाते हैं, आप कोई भी गेम खेलते हैं, मान लीजिए आप खो खो खेल रहे हैं, आप कबड्डी खेल रहे हैं, आपको पहले से पता तो होता है कि उस खेल के नियम क्या है, तभी तो आप खेल पाते हैं अच्छे से। आप बच्चे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना, क्रिकेट खेलते हो तो आप पहले डिसाइड कर लेते हो, ओ वहां जाएगा तो छक्का है, वहां जाएगा तो चौका है, वहां जाएगा तो बाउंड्री है, ये इधर गई तो बॉल तू लेके आएगा। बहुत नियम होते हैं जो आप फॉलो करते हो ना। तो जब वो नियम आप फॉलो करते हो तो वो पहले से पता तो होने चाहिए। तो लोगों ने भी यही कहा कि भाई साहब आप राज कीजिए, कोई बात नहीं, आप राजा बने रहिए, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कानून क्या है। जब जो आपके मर्जी आई वो कानून बना दिया, ऐसे थोड़ी चलता है।
और जब बात राष्ट्र की हो जहां लाखों लोग रहते हो, वहां इस तरह की जो है घटनाएं बिल्कुल नहीं चल सकती। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, बोर्बो राजवंश के जो लुई 16 थे, लुई 16वें, उनका विरोध करना शुरू किया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इससे हुआ संघर्ष। संघर्ष हमेशा, जैसा कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो यहाँ राजा और प्रजा के वर्गों में संघर्ष हो गया। ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला, राजशाही का वहां अंत हो गया। राजशाही का अंत जो हुआ वो बहुत भयानक तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में लोगों ने लुई 16वें को सार्वजनिक फांसी दे दी थी। अब क्रांति के समय हुए क्या, क्रांति के समय क्या किया गया, देखिए क्रांति के समय सबसे पहले तो सामूहिक भावना और सम्मिलित प्रयास किए गए। सामूहिक भावना का मतलब ये होता है कि एक आदमी के सोचने से तो किसी देश में क्रांति होगी नहीं, बहुत बहुत क्या, सब लोगों को सोचना पड़ेगा, एक जैसा सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर भारत में जैसा महात्मा गांधी ने कहा, या जैसा नेहरू जी कहते थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे, जैसा नेताजी कहते थे, या जैसे भगत सिंह कहते थे, अगर हम नहीं मानते तो क्या वो अकेले अकेले लड़ लेते? नहीं, पूरी जनता ने, लोगों ने, प्रजा ने उनका साथ दिया, और इस वजह से उनके प्रजा के साथ की वजह से और उन लोगों के आत्मोत्सर्ग की वजह से ये जो है स्वतंत्रता हमने प्राप्त की। तो कहने का मतलब ये है कि ये सम्मिलित भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक सामूहिक भावना नहीं आएगी और सम्मिलित प्रयास नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर कलेक्टिव स्पिरिट नहीं आएगी और जॉइंट एफर्ट्स आप नहीं लगाएंगे, हाउ कैन यू गेट सक्सेस, तब तक सफलता आप कैसे प्राप्त कर लेंगे? ठीक है ना। तो अब इस क्रांति से लोगों ने ये समझना शुरू किया, अरे ये तो हमारे लिए हो रहा है काम, क्यों नहीं हम इसमें साथ में आए। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो कि फौजियों का मुकाबला करने के लिए आम लोग आ गए थे, और उनके पास शस्त्र क्या था, उनका अपना झंडा। उन्होंने झंडे को अपना शस्त्र बना लिया। तो वहां पर क्या था, पितृभूमि और नागरिकता के भाव थे, जो जिसको हम फ्रेंच लैंग्वेज में ले सिटोयन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ले सिटोयन यानी अब एक जैसी नागरिकता के हमारे भाव थे, या ला पैट्रिया भी उसको कहते हैं। ला पैट्रिया यानी पितृभूमि। जिस तरह हम भारत को भारत माता मानते हैं, उन्होंने पितृभूमि, फादरलैंड की कल्पना की थी। तो ये जो पितृभूमि, ला पैट्रिया और नागरिकता यानी ले सिटोयन के भाव हैं, वो भाव बहुत ही शानदार थे, और उन्होंने उनको आजादी प्राप्त करने के लिए उकसाया। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक बड़ा उनका हथियार बना वो था एक ध्वज, वन फ्लैग। जब किसी देश में एक ध्वज होता है, जैसे अब तक हम बहुत बेचैन हो रहे थे क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना ध्वज था, तब तक पूरा देश थोड़ा बेचैनी की आग में जल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि उसे भारत में शामिल कर लिया गया, अब वहां ना कोई अलग संविधान है, ना कोई अलग ध्वज है, तो हम लोग भी चैन की सांस ले रहे हैं कि भारत का हिस्सा भारत के पास है। तो यानी कि ये जो चीजें होती है, ये सिंबॉलिक जरूर होती है, लेकिन ये हमारे मन में कहीं गहरे जुड़े हुए होती है। तो सेम चीज जो है क्रांति के समय ये जो कार्य किए गए, सामूहिक भावना रखी गई, सम्मिलित प्रयास किए गए, ला पैट्रिया की जो भावना थी, ले सिटोयन के जो भाव थे, और एक झंडा अपनाया गया, इसने इस क्रांति को बड़ा बल दिया था। इससे इस क्रांति को बहुत ताकत मिली थी। अब क्रांति के परिणाम क्या निकले? ये जो क्रांति तो हो गई, चलिए क्रांति के परिणाम क्या निकले, क्या हुआ इस क्रांति के बाद? ये जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की राज्य क्रांति, इसके परिणाम बहुत दूरगामी निकले थे। पहली बार लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया जो इससे पहले उनको समझ में नहीं आया था। तो अब इस क्रांति में सबसे पहले तो नया संविधान लागू किया गया था। जो पुराना जो राजतंत्र का संविधान था, जो राजा अपनी मर्जी से बदल देते थे, उसको हटाया गया और उसकी जगह नया संविधान लागू किया गया। सामंती व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी। यानी कि सामंती क्या होते हैं, देखिए राज्य को राजा अकेला नहीं संभालता था। राजा क्या करता था, राज्य को कुछ हिस्सों में बांट देता था और उनको अपने सामंतों को दे देता था कि यहाँ से आप टैक्स कलेक्ट करो, आप कलेक्ट करके मुझे दे देना। क्योंकि उनको तो सिर्फ धन से मतलब था, तो वो टैक्स वो कलेक्ट करते, वो बहुत कलेक्ट करते, कुछ राजा को दे देते, कुछ अपने पास रख लेते। तो पिस कौन रहा था, बेचारी जनता। तो ये जो व्यवस्था थी, इसका समाप्त कर दिया गया। सभी को समान अधिकार दे दिए गए, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सबको बराबर दिए गए। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। इससे पहले जो डायरेक्टर जो भी थी इंस्टीट्यूशन, उसको हटा के नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। एक तरह से हम कह सकते हैं संसद। उस तरह की एक संस्था बनाई गई जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित थी।
उसके बाद में आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समान किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क क्या होता है? देखिए, फर्ज कीजिए कि आप राजस्थान में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो राजस्थान में चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो आप चाहते हैं कि आप किसी बाहर के स्टेट में जाके बेचें। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर की कंट्री में जाके, आप बाहर के किसी स्टेट में जाके उसको बेचें। तो ऐसे में आप जाएंगे और वहां बेचेंगे। लेकिन क्या हो अगर वहां इतना ज्यादा टैक्स हो कि वो चीज आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आंतरिक ये जो आयात निर्यात शुल्क होते हैं, यानी देश के भीतर ही आने जाने पर भी बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे, उनको समान किया गया, उनको बराबर किया गया, उनको मिनिमाइज किया गया ताकि लोगों के लिए परेशानियां कम हो जाए। नाप तोल की नई पद्धति लगाई गई। पहले हर काउंटी में, हर सामंतवादी क्षेत्र में अपनी अपनी नाप तोल की पद्धतियां थी, अपने अपने मेजरमेंट्स थे, उनको हटाया गया और फिर नई एक पद्धति सबके लिए लगाई गई। एक समान कर लगाए गए, बराबर के टैक्स लगाए गए। ये नहीं कि राज्य में कहीं कोई सामंत कितने ज्यादा टैक्स ले रहा है, कोई कितने ही ले रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा जो है फ्रेंच को बना दिया गया। देखो बच्चों, भाषा जो होती है वो सबसे बड़ा हथियार होती है। भाषा राष्ट्रीयता की भावनाओं को विकसित करने के लिए एक सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो वही किया गया कि भाषा, राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच कर दी गई। साथ ही में लुई सोल्वे को सार्वजनिक फांसी दे दी गई। सार्वजनिक फांसी दे दी गई। जो लुई सोल्वे थे उनको 1793 में, यानी कि फ्रांस की क्रांति के 4 साल बाद सार्वजनिक फांसी दे दी गई और बाद में कुछ दिन बाद उनकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई और राजशाही का बहुत निर्मम तरीके से, बहुत ही क्रूअल वे में अंत कर दिया गया। So the results of the revolution were: first, new constitution was applied, then equal rights for all, then end of feudal system, establishment of national assembly। ये आपको स्पेशली याद रखना है कि अब जिस संस्था की स्थापना की गई थी उसका नाम था नेशनल असेंबली। उसके बाद में इंटरनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इक्वलाइज, उनको इक्वलाइज किया गया, खत्म नहीं किया गया, मिनिमाइज और इक्वलाइज कर दिया गया। New method of measurement was applied, then uniform taxes, national language, French become the national language, and in 1793 AD, Louis XVI was hanged publicly। ये देखो, ये पिक्चर देख पा रहे हो आप, इसमें लुई 16 को फांसी दी जा रही है और वो भी पब्लिकली फांसी दी जा रही है। लोगों के सामने उनको चौराहे पर फांसी दे दी गई ताकि राजतंत्र का अंत जो है वो पूरा देश देख सके कि उन्होंने जिसके लिए संघर्ष किया है वो संघर्ष किस प्रकार से सफल हुआ। इसके बाद में आता है नेपोलियन बोनापार्ट का युग, जो शायद इतिहास के सबसे महानतम युगों में से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसने एक पूरे राजतंत्र को कब्जे में किया, एक साधारण व्यक्ति ने, और उसके बाद में वहां यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश की। क्या था नेपोलियन बोनापार्ट के युग में? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही स्थापित की। देखिए, नेपोलियन जो था वो उसी सेना में साधारण सैनिक था जो बाद में आगे बढ़ते बढ़ते और इतना पावरफुल हो गया कि फिर उसने जो 10 साल बाद ही, क्योंकि 1789 में तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, उसके 10 साल बाद, 10 साल तक वहां लोकतंत्र स्थापित रहा और 10 साल के बाद नेपोलियन ने वहां पर लोकतंत्र को हटाकर और उसकी जगह अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं नेपोलियन को ऐसा लगा कि देश का विकास अगर करना है तो सारी सत्ता को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके 5 साल बाद 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपने आप को फ्रांस का रूलर, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और 1804 में ही उसने नेपोलियन संहिता लागू की, ठीक है ना। 1804 में ही उसने नेपोलियन संहिता लागू कर दी और साथ ही राष्ट्रवाद का प्रसार किया। नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। देखो बच्चों, आपके बुक में ये सारी चीजें दी हुई है, हम वही पढ़ाएंगे जो आपकी बुक में है, लेकिन आपकी बुक में है कि कुछ चीजें अलग से दी हुई है, कुछ चीजें छितरा के दी हुई है। मैं जो आपको आज पढ़ा रही हूँ वो पूरी एक स्टोरी है, एक टाइमलाइन की तरह। और ये जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे जो एप्लीकेशन है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से वहां अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जल्दी ही।
तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अरे बुक में ये तो इस पेपर पर है, ये तो इस पेपर पर है। क्यों? क्योंकि वो छितरा के दिया हुआ है। जैसे नेपोलियन के बारे में या जैसे पे मैजिनी के बारे में अलग से किसी बॉक्स में दे दिया। कई बार टीचर्स उस बॉक्स को कंसीडर करते भी हैं, कई बार नहीं भी करते। या जैसे कावूर के बारे में स्पेशली कुछ नहीं दिया हुआ है, गैरिबाल्डी के बारे में स्पेशली कुछ नहीं, तो वो हम नहीं करेंगे। मैं आपके लिए ये जो जो भी यहाँ अभी ला रहे हैं वो सबका सब एक टाइमलाइन के अंडर है और बिल्कुल एक कहानी की तरह है, ठीक है ना। तो हमने कहानी शुरू कब की थी? 1789 से। उसके बाद में 1793 में लुई सॉल्वे को फांसी दी गई। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने आके लोकतंत्र को खत्म किया। 1804 में अपने आप को राजा घोषित किया और 1804 में ही उसने नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन संहिता लागू कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट in 1799 abolished democracy and established dictatorship. In 1804 became the emperor of the France. Napoleonic Code was introduced in 1804 and spread of nationalism was there during his reign. तो जब तक वो था तब तक बहुत शानदार तरीके से उसने राष्ट्रवाद का प्रसार किया था। अब क्या थी नेपोलियन की जो संहिता थी उसमें, या नेपोलियन के योगदान के बारे में देखते हैं हम कि क्या रहा नेपोलियन का योगदान राष्ट्रवाद के लिए। उसने ऐसे क्या काम किए कि हम उसको बहुत महानतम कंसीडर कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान था, उसने बहुत अच्छे काम किया, हालांकि इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि धीरे धीरे बाद में हमें पता चलेगा कि उसने गलतियां क्या की, ठीक है। लेकिन उसने इनिशियली जो किया वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो नेपोलियन का योगदान सबसे पहला तो यही रहा कि विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, प्रिविलेजेस टर्मिनेटेड। प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार क्या होते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्लास में या स्कूल में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों सेम ही हैं, बट इसे ज्यादा मेरे से ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, इसको मेरे से ज्यादा जो है महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ऐसा होता है कि जब बराबर होते हुए भी किसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है तो उसको विशेषाधिकार कहा जाता है। तो नेपोलियन ने सबसे पहला काम यही किया कि विशेषाधिकार जो भी थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। फिर कानून के समक्ष सभी को समानता दी गई, कानून के समक्ष सबको एक बराबर माना गया। ये कहा कि अगर कानून जो है वो मंत्री के बेटे के लिए भी लागू है, वो आम आदमी के लिए भी लागू है, वो किसान के लिए भी लागू है, वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए। ये नेपोलियन का सबसे अच्छा काम था, दैट इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ वाज कंडक्टेड। जो कानून था वो सबके लिए समान कर दिया गया। फिर यातायात व संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। नेपोलियन ने ये जाना कि देश को विकसित किए बिना, देश का डेवलपमेंट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो ही मेड सम इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आर्थिक असमानता को दूर किया गया। उसने हमेशा ये कोशिश की कि अमीर अमीर ना बने रहे, गरीब गरीब ना रहे, दोनों बराबर स्थिति में आए। यानी ऐसा नहीं हो कि कोई तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, कोई तो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। सो ही एलिमिनेटेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और उसके बाद में जो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार उसके द्वारा काम किया गया, समान शुल्क, समान नापतोल प्रणाली और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित किया गया। देखो क्या हो, आप एक बार सोचिए कि राजस्थान में अलग करेंसी चल रही हो, महाराष्ट्र में अलग करेंसी चल रही हो, असम में अलग करेंसी चल रही हो, वहां अलग तरह के नोट छप रहे हो, तो क्या होगा? क्या एक तो पहली बात लायबिलिटी नहीं रहेगी, और दूसरी बात क्या होगा? दूसरी बात ये होगी कि हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हम अपने देश में। वरना आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपने रुपए का नोट निकाला है, आपने रुपया निकाला है, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें होती है जो जितनी यूनिफाई की जाती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसने भी क्या किया, उसने भी द नेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए कॉमन फी, ए कॉमन मेजरमेंट सिस्टम एंड अ सिंगल करेंसी, ठीक है ना, एक समान कर दिया गया सब। उसके बाद सामंती व्यवस्था की उसने समाप्ति कर दी, एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम। भू दासत्व से किसानों को मुक्ति दे दी गई। भू दासत्व क्या होता है? सामंत, जैसे मैंने कहा कि राजा सामंतों को बोल देता था, सामंत बड़े बड़े किसानों को बोल देते थे, और बड़े बड़े किसान क्या करते थे? मजदूरों को काम करवाते थे। तो मजदूर एक तरह से क्या हो गए थे? उनके दास हो गए थे, गुलाम हो गए थे, स्लेव्स हो गए थे। तो इस स्लेवरी से उनको मुक्ति दे दी गई थी। इमेंसिपेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम स्लेवरी। फिर शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्मेशन।
राष्ट्रवादियों का सम्मान किया गया। जो लोग इस तरह की सोच रखते थे कि हमारा देश है, हमें करना है, हम अपने देश के लिए अच्छा कैसे करें, उनका बहुत सम्मान किया गया था। रेस्पेक्ट फॉर नेशनलिस्ट, धार्मिक सुधार किए गए, रिलीजियस रिफॉर्मेशंस किए गए और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली। ये नेपोलियन ने बहुत बड़ा काम किया क्योंकि उस समय चर्च जो है बहुत पावरफुल हो रहे थे और धर्म जो है वो राजनीति पर कहीं ना कहीं हावी हो रहा था। नेपोलियन ने ऐसा नहीं होने दिया और धर्म को अपनी जगह रखा और राजनीति को अपनी जगह, और उनको ज्यादा हावी नहीं होने दिया। अब जानते हैं कि ये तो बहुत अच्छे काम किए नेपोलियन ने। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि नेपोलियन का भी पतन हो गया? तो नेपोलियन की भूलें क्या रही? सबसे पहले उसने क्या किया, फ्रेंच भाषा पर जोर दिया और अन्य भाषाओं की उपेक्षा की। देखो जी, जब नेपोलियन के पास ताकत आई ना तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने ये चाहा कि आसपास के सारे इलाकों पर मैं अपना कब्जा कर लूं और उनको भी एक राष्ट्र बना दूं। बल्कि नेपोलियन जो है वो स्टेट वर्ल्ड की कामना करता था। वो ये मानता था कि पूरा विश्व एक राष्ट्र के जैसा होना चाहिए और इसके लिए उसने क्या करना शुरू किया, उसने आसपास के क्षेत्रों में कैंपेन चलाए, मिलिट्री कैंपेन, जहां वो उनको जीतता जाता। अब लोग भी एक बार की उसके पक्ष में आए। क्यों आए लोग उसके पक्ष में, ये समझना है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा, अरे अचानक से कोई ऐसा आया है जिसने ये सामंती व्यवस्था हटा दी है, जिसने हमारे लिए जो है वो एक जैसी टैक्सेशन लगा दी है, जिसने एक जैसी मुद्रा लगाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भूलें उसने की। जैसा सबसे पहली भूल उसने की कि फ्रेंच भाषा पर जोर दिया और अन्य भाषाओं की उपेक्षा की। अब वो अगर जर्मन किसी प्रांत को जीत रहा है और वहां भी वो फ्रेंच ही लगा रहा है, वहां भी वो ये कह रहा है कि अब स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, अब कोई जर्मन नहीं पढ़ाएगा। इटली के अगर उसने कोई क्षेत्र जीते हैं तो वहां भी उसने यही लागू कर दिया। ऐसे में भाषा, जो मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। अपनापन हमेशा भाषा से फील होता है। तो ऐसे में लोगों ने जब देखा कि अरे ये तो इतनी सी चीज देने के बदले हमसे हमारा कल्चर छीन रहा है, हमसे हमारी जिंदगी छीन रहा है, तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद अत्यधिक कर लगा दिए। अब इतने बड़े कैंपेन अगर वो चला रहा है तो उसको पैसे भी बहुत चाहिए होंगे। एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए एक्सेसिव टैक्सेस उसने लगा दिए। उसके बाद अब जब इतना बड़ा अभियान चला रहा है तो उसको फौजी भी चाहिए। फौजी कहां से लाए वो? तो इसके लिए उसने क्या करना शुरू किया, सेना में जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया, लोगों को जबरदस्ती सेना में डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे में लोगों में क्या हुआ, उसके प्रति बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो गया। और उसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहला परिणाम हुआ था वाटरलू का युद्ध और दूसरा फिर नेपोलियन का पतन हो गया। बैटल ऑफ वाटरलू एंड द फॉल ऑफ नेपोलियन। तो क्या था वाटरलू का युद्ध? उससे पहले एक देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक ऐसे तत्व कौन से रहे जिसने नेपोलियन की भी हेल्प की। वो थे, एक तो कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रभावी होना। कुलीन वर्ग क्या होता है? देखिए, ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास धन संपदा होती है, सरकार भी हमेशा क्या होती है, उनसे प्रभावित रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमेशा सरकार की मदद करते हैं ताकि उनके लिए नीतियां बनाई जा सके। तो ऐसे में कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रभावी होना जो है वो नेपोलियन के लिए फायदेमंद रहा और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के लिए भी बहुत फायदेमंद रहा। ठीक है। अब हुआ क्या, एक चीज और हुई और वो ये हुआ कि मध्यम वर्ग का उदय हो गया। मध्यम वर्ग क्या है? ठीक है, मध्यम वर्ग क्या है, देखिए बेटा, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो द आपका शब्द है वो मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं द थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो वहां आप द लिख लीजिएगा ताकि आपको पूरा जो सेंटेंस है वो समझ में आ जाए। तो मध्यम वर्ग क्या है? देखिए, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हमने पढ़ा था 9th में भी कि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हो गया था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसे कमाता है, वो और इन्वेस्ट करता है, वो और पैसे कमाता रहता है। तो अब से पहले लोग होते थे या तो राजा या सामंत, ठीक है, और उसके बाद सीधे बेचारे गरीब किसान, यानी दो ही वर्ग थे। अब इनके बीच का एक वर्ग और निकल के आया जो ना तो राजा जितना पैसे वाला था और ना ही इतना गरीब कि उसको दास बना के रखा जा सके। वो जो वर्ग था वो मध्यम वर्ग कहलाया। अब इस मध्यम वर्ग के पास दिमाग भी था और वक्त भी था सोचने के लिए और करने के लिए कार्य भी खूब थे। तो ये मध्यम वर्ग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। उसके बाद में औद्योगिकीकरण भी जो है इसी का एक परिणाम है। और साथ ही साथ रूमानीवाद। क्या होता है रूमानीवाद? आपकी बुक में दिया हुआ है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब बीइंग अ रोमांटिक मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कपल लव, ठीक है, तो आप समझो इस चीज को।
रोमांटिसिज्म का हाँ ठीक है, मतलब तो प्रेम ही होता है, लेकिन प्रेम किससे? ये प्रेम अपनी भाषा से, ये प्रेम अपनी संस्कृति से, ये प्रेम अपनी परंपराओं से, ठीक है। तो ये जो लोगों की फीलिंग्स है अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, ये उनकी फीलिंग्स, ये उनका प्रेम, ये क्या कहलाता है? ये रोमांटिसिज्म कहा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाषा वो कैसे? देखिए, आप रविंद्रनाथ टैगोर को पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारा जो राष्ट्रगान है वो लिखा है। राष्ट्रगान हम सबके दिल के कितना करीब है, ठीक है ना। हम कहानियां सुनते हैं, महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हैं, हम शिवाजी की कहानियां सुनते हैं, हम ऐसी ऐसी जब कहानियां सुनते हैं, हम अशोका द ग्रेट की कहानी सुनते हैं, हम पोरस और सिकंदर की लड़ाई के बारे में सुनते हैं, तो पोरस से कितना रिलेट कर पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए, हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रखती है। जब हम किसी को गाय को मारते हुए देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि भाई क्यों मार रहे हो। जब हम किसी प्राणी मात्र के लिए कुछ गलत करता देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है। तो ये जो हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं को नाम दिया गया है रोमांटिसिज्म, ठीक है ना, रूमानीवाद। तो ये वो प्रेम नहीं है जो आप समझते हैं। आप बच्चे हैं, थोड़ा उस चीज को एनहेंस करके पढ़िए कि ये वो फीलिंग्स है जो हमारे देश के लिए होती है, और इनको जगाने का तरीका अलग अलग होता है। कभी कविताओं से जागती है, कभी गीतों से जागती है, कभी परंपराओं से जागती है, कभी देश के झंडे को देखकर जागती है, कभी अपने वीरों की गाथाओं को सुनकर जागती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो रोमांटिसिज्म का पर्याय होती हैं। उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या होता है उदारवादी राष्ट्रवाद? देखिए, बहुत भारी भरकम शब्द आपके काम में लिए गए हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आपको इन शब्दों को इजी बना दूं, आपके इन शब्दों को आपके लिए इतना इजीफाई कर दूं कि आपको समझना में दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है? लैटिन शब्द लाइबर से इसकी उत्पत्ति हुई है। लाइबर, लाइबर का मतलब होता है टू बी फ्री। लाइबर का मतलब होता है स्वतंत्र। अब आप समझ सकते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रवाद, एक तरफ तो आप राष्ट्र की सीमाओं में रहना भी चाहते हो और आप स्वतंत्र भी रहना चाहते हो। वो कैसे होता है? देखो, इसको आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं, अगर आपकी मम्मी या आपके मम्मी पापा आपको झट से अलाउ कर देते हैं कि आप फ्रेंड के साथ पार्टी में जा सको, आप कहीं घूमने जा सको, लेट तक वापस आ सको, या कहीं गए हो और फिर आपको लेट हो रही है तो आपने सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया चल जाएगा, अगर ऐसे हैं तो दूसरा फ्रेंड आपको हमेशा यही कहेगा कि यार तेरे मम्मी पापा तो बड़े लिबरल है, यही कहेंगे ना। तो वो लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब आप वो टॉलरेंट बहुत हो जाते हैं, वो सहन बहुत करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब ही यही है कि अपने देश के लिए हम कुछ भी सहन करेंगे, अपने देश के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और बदले में हमारा देश हमारे लिए किसी भी हद तक जाएगा। यानी कि ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और देश में ऐसी स्थितियां पैदा की जाएगी जो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देगी, हर एक व्यक्ति को समानता देगी, उसके पूरे हक देगी। सो ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड लाइबर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसने बल दिया जाता है। इंडिविजुअल लिबर्टी इज ट्रांसेंडेंस, इसमें सबसे ज्यादा बल जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिया जाता है। कानून के समक्ष समानता की बात की जाती है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसकी बात की जाती है कि हमेशा हर व्यक्ति कानून के सामने समान रहेगा। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार का विचार ये लेके आता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की, ये कहा जाता है कि जब मोनार्कियल होती है तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब संविधान होता है, जब कानून होता है और जब चुने हुए लोग होते हैं तो स्वतंत्रता होती है। फिर निजी संपत्ति की सुरक्षा, क्योंकि जब तक राजशाही होती है तब तक राजा जब चाहे, जब जिसकी चाहे, जैसे चाहे उनकी स्वतंत्रता को भी खत्म कर सकता है और उनकी संपत्ति को भी हड़प सकता था।
फिर मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब कोई आए कोई जाए व्यापार करे, उसको कम से कम टैक्स देना पड़े, बहुत ज्यादा उसको फ्रीडम मिली हुई हो। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि लोग अगर सरकार के विरुद्ध भी कुछ कहना चाहें, कोई अखबार में लिखना चाहें, किसी पत्रिका में लिखना चाहें, टीवी पर बोलना चाहें तो वो कर सकते हैं, और इसको कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। और उसके साथ ही व्यापार पर राजकीय नियंत्रण की समाप्ति। सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं आती थी जब सारा का सारा ट्रेड जो है वो राजा कंट्रोल करके रखता था, जब चाहे जिससे चाहे जैसे चाहे कर लगा दिया, तो ऐसे में लोगों को नुकसान बड़ा हो जाता था। So, protection of private property, then free trade, freedoms of press, and end of the state control over trade. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसमें ये सब चीजें होती है वो उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाता है। तो उदारवाद के बाद आप देखते हैं, उदारवाद अगर आपने समझ लिया ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज़ोल्वरीन क्या होती है। ठीक है ना, ज़ोल्वरीन जो है वो उदारवाद का ही परिणाम थी। तो उदारवाद के परिणाम स्वरूप क्या किए गए प्रशा द्वारा। अब प्रशा कौन है? प्रशा एक जर्मनी का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं राज्य था। प्रशा के द्वारा 1834 में, यहाँ आप 18 कर लीजिएगा, 1834 में एक शुल्क संघ बनाया गया। शुल्क संघ क्या होता है देखिए, मतलब जो टैक्सेस वसूल करता है ऐसा कोई संघ बनाया गया, और ये कहा गया कि ये संघ जो है वो सभी से एक बराबर टैक्स लेगा। ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसे टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, सबसे एक बराबर ही शुल्क लिया जाएगा। और उस शुल्क संघ को क्या कहा गया? उसको कहा गया ज़ोल्वरीन। ठीक है ना, उस संघ को नाम दिया गया ज़ोल्वरीन। और ये ज़ोल्वरीन ने क्या किया? व्यापार के लिए मुक्त वातावरण दिया और साथ ही साथ रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना की। अब आप कहेंगे कि अभी तो हम फ्री होने की बात कर रहे थे, अभी रूढ़िवाद कहां से ले आए? उसके बाद वाटरलू का युद्ध हुआ और फिर वियना की संधि हुई, तो ज़ोल्वरीन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। ज़ोल्वरीन से क्या हुआ? ज़ोल्वरीन यूनिफॉर्म फी यूनियन फॉर्म्ड बाय द प्रशिया protected the economic interests of traders and free business environment, then restoration of conservatism after the battle of Waterloo, treaty of Vienna। तो ये आपके लिए समझना जरूरी होगा कि रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्यों था, या फिर जिसको हम कहते हैं रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना क्यों गई। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म होता क्या है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि रोमांटिसिज्म मतलब आप अपनी परंपराएं ये सब बचा के रखो, लेकिन रूढ़िवाद भी कुछ वैसा ही है, लेकिन वो रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, वो बिल्कुल भी रोमानी नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है? क्योंकि रूढ़िवाद हमेशा से ये चाहता है कि बदलाव ही ना हो। रूढ़िवाद का हमेशा से ये है कि जो है वो वैसा का वैसा ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। जबकि रोमांटिसिज्म बदलाव हो लेकिन उससे हमारे बेसिक पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो रूढ़िवाद ये कहता है कि कोई तरह का बदलाव ही ना हो। इसकी वजह से क्या हुआ? अब हमने देखा कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन का पतन हो गया। क्यों हुआ? नेपोलियन ने अपने चारों ओर आक्रमण करने शुरू कर दिए, और ऐसे में 4 राष्ट्र ऐसे थे जिन पर नेपोलियन ने बार बार आक्रमण किए थे। वो राष्ट्र कौन कौन से थे? वो राष्ट्र थे ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया, और रूस। नेपोलियन ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो चारों शक्तियां थी ये उनसे परेशान हो गई, और इन्होंने मिलकर नेपोलियन पर आक्रमण किया। वो उस समय फिर बाद में 1814-15 के अंदर जो हुआ था, जिसको हम कहते हैं वाटरलू का युद्ध, वॉर ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन हार गया था। ठीक है ना, 1815 ईस्वी में। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में वियना की संधि की गई। देखो जब भी कोई युद्ध होता है, हार जीत होती है, उसके बाद में कोई ना कोई संधि अवश्य होती है। तो ये जो वियना संधि की गई थी, इसमें एक तरफ ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस थे, और दूसरी तरफ फ्रांस था। अब हुए उसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो नेपोलियन शासन के नियम समाप्त कर दिए गए। नेपोलियन के एक भी नियम को रखा नहीं गया, उसके शासन के नियमों को खत्म कर दिया गया। दूसरा, रूढ़िवाद को नए रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया।
क्या रूढ़िवाद, कैसे उसको नए रूप में पुनर्स्थापित किया गया। देखिए रूढ़िवाद हमने देखा कि रूढ़िवाद क्या होता है कि जो पुराना सिस्टम है उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिज्म को पुनर्स्थापित क्यों किया गया। नेपोलियन ने जो भूलें की थी, सबसे पहली भूल ये की थी कि नेपोलियन ने फ्रेंच भाषा को महत्व दिया, उसके ऊपर किसी भी भाषा को महत्व नहीं दिया। उसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए। उसके बाद क्या किया नेपोलियन ने, उसने जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू किया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो लोगों ने सोचा कि जो पहले सिस्टम था उसमें क्या बुराई थी, वही सिस्टम हम कायम रख लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही तो राजा होता था, इस तरह से वो कम से कम साम्राज्यवादी तो नहीं हो जाता था। तो जब लोगों ने इतना सोचा तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं वो पुराना सिस्टम ही सही है। अब वो जो पुराना सिस्टम था, जो रूढ़िवाद था, जो कंजर्वेटिज्म था, वो कंजर्वेटिज्म वो भी ये सोच रहा है कि उससे जो जुड़े हुए लोग थे वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम भी उसी तरह करते रहे जैसे राजा ने किया तो एक दिन हमें भी फांसी नहीं देते। तो अब क्या हुआ, दोनों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया, दोनों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा उसके अकॉर्डिंग ढालना शुरू किया। लोग ये समझने लगे कि कंजर्वेटिज्म या जो रूढ़िवाद है वो जरूरी है, और रूढ़िवाद के जो समर्थक लोग थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि कहीं ना कहीं इस धारणा को थोड़ा सा नरम बनाना होगा लोगों के प्रति। तो इससे नए तरह के रूढ़िवाद को पुनर्स्थापित किया गया। अब इस संधि में क्या क्या शामिल किया गया, एक तो जो नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्र थे वो लौटा दिए गए, और सिर्फ लौटा नहीं दिए गए बल्कि इन चारों राज्यों ने मिलकर अपने बीच में बांट लिए, मतलब इन चारों ने बांट लिए अपने बीच में। और नेपोलियन द्वारा हटाए गए राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। जिन जिन राजाओं को हटाकर नेपोलियन ने अपनी ऑटोक्रेसी लगाई थी, जिन जिन राजाओं को हटाकर नेपोलियन ने अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की थी, उन सभी राजाओं को वापस लाया गया और उनकी जगह वापस बिठाने का प्रयास किया गया। So 1815 AD, the War of Waterloo was fought and it was the fall of Napoleon. Napoleonic rule ended. Then attempts of to restore a conservatism in a new form. अब इस ट्रीटी के एलिमेंट क्या थे, संधि के तत्व क्या थे। Asked to return the territories conquered by Napoleon, new kingdoms surrounded France, and attempts to restore the dynasties removed by Napoleon. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वियना की संधि के परिणाम क्या निकले, तो ये परिणाम निकले गए, या ये पूछा जाए कि वियना की संधि में क्या घोषित हुआ, तो ये घोषित हुए। तो ये चीजें आपको इस तरह से बतानी होती है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मेटरनिक व्यवस्था। क्यों इसको मेटरनिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए मेटरनिक जो था वो उस समय का बहुत ही जिसको कह सकते हैं प्रभावशाली व्यक्ति था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर का नाम था। आपने कई बार इस चैप्टर में मेटरनिक का नाम सुना होगा, और मेटरनिक का जो है सबसे फेमस जिसको कोट कह सकते हैं वो भी इसी चैप्टर में आपने सुना है, जब मेटरनिक ने ये कहा था कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी जब फ्रांस को छींक आती है ना तो बाकी का यूरोप तो सर्दी लग जाती है। कहने का मतलब ये था, और बिल्कुल सही बात है, इस बात का अर्थ ये निकलता है कि जो लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन घटनाओं में उनमें कहीं ना कहीं फ्रांस ने इनिशिएट किया। मतलब ये घटनाएं आप देखिए, क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई, डिक्टेटरशिप की शुरुआत फ्रांस से हुई, डिक्टेटरशिप को हराने की शुरुआत फ्रांस से हुई, लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांस से हुई, एक तरह के नियम लगाने की शुरुआत फ्रांस से हुई, एक तरह के टैक्सेशन की शुरुआत फ्रांस से हुई। यानी फ्रांस से जो है वो सारी घटनाओं की शुरुआत हो रही है। एक जो चीज आपके इसमें शामिल है भी नहीं, रेनेसॉन्स जिसको कहते हैं पुनर्जागरण, उसकी शुरुआत भी फ्रांस से ही हुई थी। तो जब फ्रांस से इतनी सारी चीजें शुरू हुई और फिर पूरे यूरोप में फैली, तो मेटरनिक का जो ये कथन है वो बिल्कुल सही साबित होता है कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी का यूरोप सर्दी में पड़ जाता है। यानी कि यूरोप को सर्दी तब लगती है जब फ्रांस को छींक आना शुरू होती है। यानी जो फ्रांस शुरू करता है वही बाद में यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था क्या है। मेटरनिक तो जो था वो सबसे पहले था कौन, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद वो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। अब प्रतिक्रियावादी क्या होता है, देखिए घोर प्रतिक्रियावादी,
प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया मतलब रेस्पॉन्सिव, जो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स देता हो। रेस्पॉन्सिबल नहीं कहा मैंने कहा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देता हो किसी भी चीज को, जो किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हो। जो हमने कंजर्वेटिव्स पढ़े ना, कंजर्वेटिव्स का भी नेक्स्ट लेवल होता है प्रतिक्रियावादी, ठीक है ना, जिसको रिएक्शनरी भी कहा जाता है। एक्सट्रीम रिएक्शनरी था वो, मतलब उसको बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई राजाओं को हटाए, उनकी जगह रिप्रेजेंटेटिव्स लाए, कोई जनता की बात करे, कोई टैक्सेशन हटाने या कम करने की बात, बिल्कुल ये चीजें उसको नहीं पसंद थी। तो घोर प्रतिक्रियावादी था। क्रांति का वो कट्टर विरोधी था, क्रांति जैसी चीज तो उसको चाहिए ही नहीं थी। और 1815 से लेकर 1848 का युग मेटरनिक का युग या मेटरनिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया? उसने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। सबसे पहले तो ऐसे कैसे आप राजा के खिलाफ कुछ छाप देंगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो उसने यही काम शुरू किया। उसका मंत्र क्या था? शासन करो लेकिन परिवर्तन मत होने दो, मतलब कुछ भी नया परिवर्तित, कुछ भी नए चेंजेस मत आने दो। उसने सबसे पहले बात ही यही कही थी कि शासन तो करो पर कुछ भी परिवर्तन मत होने दो। अच्छा, उसके ये जो तरीके थे ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसके होते हुए ही यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी जैसी संस्थाओं की स्थापना होने लगी थी। और बाद में 1848 में वियना में खुला संघर्ष हुआ। क्या था वो खुला संघर्ष? कि जो 381 चुने हुए प्रतिनिधि, 381 चुने हुए प्रतिनिधि जो थे वो गए और उन्होंने सेंट पॉल के चर्च में वहां पर अपनी संसद स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि राजा ने बिल्कुल मना कर दिया और उस संसद को भंग कर दिया। फिर सरकारी सेना जो थी उसको काम में लिया गया और उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। किसी तरह से ये सप्रेस कर दिया गया। लेकिन ये जो खुला संघर्ष था उसके बाद में मेटरनिक ने त्याग पत्र दिया और इंग्लैंड भाग गया था। तो मेटरनिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो हमेशा से रिएक्शनरी था, बहुत प्रतिक्रियावादी था, इसलिए उसको हम नेगेटिव की श्रेणी में रखेंगे। He was an Austrian chancellor. He was extreme reactionary, staunchest opponent of revolutions. Then the era from 1815 to 1848 is called as Metternich system. Censorship on press was conducted by him. Then his mantra was rule, don't let change happen. बदलाव मत होने दो, लोगों को बदलाव की आदत ही मत पड़ने दो। जब लोगों को बदलाव की आदत पड़ती है ना, तो उसके बाद में वो किसी भी चीज से एक बार बोर होते हैं या परेशान होते हैं, और परेशान होते हैं उसको बदलने की सोचने लगते हैं। नॉट फुली इफेक्टिव, उसके जो ये तरीके थे कारगर नहीं थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी एटसेट्रा उसके ही टाइम में हो गई थी। एंड ओपन स्ट्रगल इन वियना इन 1848, और जिसकी वजह से मेटरनिक रेजिग्नेशन एंड फ्लेड टू इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड भागने पर मजबूर होना पड़ा था। आई जस्ट मेक इट रिसाइट अगेन कि इन सबके नोट्स आपको प्रॉपरली इसी क्रम में आपको आपके ऐप पर मिल जाएंगे। जो ऐप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही कंडक्ट होता है। अगर आपने वो ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप पहले उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस ऐप पर आपको सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, ये सारे वीडियोस भी वहां आपके लिए शेयर किए जाएंगे, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम क्वेश्चंस और बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपको वहां पे क्लास वाइज मिल जाएगी। तो बी फास्ट एंड डाउनलोड द ऐप and be with your study, be consist with your study. Okay, let's start again. उसके बाद में 1830 से 1848 का जो दौर है उसे क्रांतिकारियों का दौर माना जाता है। क्यों माना जाता है? इतनी सारी क्रांतियां हुई थी उस समय, जिसमें सबसे पहली थी फ्रांस की जुलाई क्रांति, ठीक है ना। तो अब जुलाई क्रांति क्या थी, क्यों हुई, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर इस नाम से आपकी बुक में नहीं है कि जुलाई क्रांति है या जुलाई रेवोल्यूशन है, लेकिन उसको इसी नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने उसी प्रॉपर नाम से ही आपको बता रही हूं मैं। तो 1815 के बाद लुई 18वें को शासन सौंप दिया गया। हमने देखा कि बाद में उन्होंने वापस वही मोनार्की एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी ना, तो उन्होंने क्या किया, 1815 के बाद जो लुई 18वां था ब्रूगो वंश का, उसी को शासन सौंप दिया। और प्रतिक्रियावादियों और लेकिन जो लुई था वो बहुत अच्छा राजा निकला, वो इतना कठोर राजा बिल्कुल नहीं था। तो उसने क्या किया, जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी, देखो यहाँ दोनों के नाम बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत क्यों है? क्योंकि ये वास्तव में विपरीत होते हैं। प्रतिक्रियावादी जैसा मैंने आपको बताया मेटरनिक था, और सुधारवादी वैसा जो लोग हमेशा देश में लोकतंत्र चाहते हैं। और तो लुई 18वें ने क्या किया, उनमें तालमेल बनाकर चलना शुरू किया।
और संवैधानिक सुधारों की भी घोषणा कर दी। ये कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कुछ रिफॉर्मेशंस किए जाएंगे। लेकिन लुई 18वें की 1824 में मृत्यु हो गई और उसके बाद में चार्ल्स 10वें को शासन की बागडोर दी गई, जो स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। और उसके टाइम में चर्च और कुलीनों के प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई और साथ ही साथ क्या किया गया, जो उदारवादी थे उदारवादियों का दमन किया गया। क्या जो उदारवादी, ऐसा लगता ना कि जो ये कोई उदारवादी है उसको वही मारा जाने लगा, वही जेल में बंद कर दिया जाने लगा। और साथ ही साथ अखबार और भाषण पर भी पाबंदी लगा दी। और उससे भी बुरा उसने कब किया, जब उसने 1830 ईस्वी में पॉलीगेनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलीगेनेक जो है वो मेटरनिक से भी बड़ा प्रतिक्रियावादी था, रिएक्शनिस्ट था, जिसकी वजह से उदारवादियों का दमन शुरू हो गया था। France's July Revolution, after 1815, the rule was handed over to Louis XVIII, and reactionaries and reformists created synergy. उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में तालमेल बना के रखा। Declaration of constitutional reforms, but he was died in 1824. Charles X took the reins of rule and he was autocratic, and autocratic means वो बहुत ज्यादा निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था। Increase in the influence of the church and nobility and repression of liberals, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर और स्पीचेस को भी बैन कर दिया गया। फिर 1830 AD में पॉलीगेनिक को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि उसके लिए बहुत बुरा कदम साबित हुआ, क्योंकि पॉलीगेनिक ने उदारवादियों का दमन करना शुरू किया और इस दमन से लोग परेशान हो गए। अब हुआ और क्या क्या हुआ था उस समय। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किए गए। अध्यादेश क्या होते हैं, देखिए, एक तो अगर कानून सरकार में लोग बैठ के संसद में बनाते हैं, बाकायदा पास करवाते हैं, तो उन कानूनों को कानून कहा जाएगा। लेकिन जो राजा ऐसे ही अपने मुंह से आदेश दे दे उसको अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। 4 ऑर्डिनेंस जारी किए और 25 को जारी करते ही लोगों को आ गया गुस्सा। लोगों ने 26 जुलाई को विद्रोह कर दिया और सभी वर्ग, ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोगों ने किया, सभी वर्ग इसमें शामिल हो गए। 27 से 29 जुलाई तक ये 3 दिन संघर्ष चला और इन 3 दिनों को फ्रांस के इतिहास में बहुत गौरवपूर्ण माना जाता है। 31 जुलाई को चार्ल्स दशम जो था, वो जो चार्ल्स 10 था वहां का राजा, वो इंग्लैंड भाग गया और लुई फिलिप को शासक बनाया गया। उसकी जगह लुई फिलिप को शासक बनाया गया। तो यानी कि इस तरह से लोगों ने फिर से क्रांति की 1830 में, और फिर से उन पर अपना ये बता दिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। 25th July 1830 4 ordinances issued, but 26th of July the rebellion and all classes joined the rebellion. 27 to 29 July struggle went on, and 31st July Charles X flees to England. लुईस फिलिप वॉज मेड रूलर। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभाव ये हुए कि बाकी लोगों ने बाकी राष्ट्रों में भी देखा कि जो राजा गलत होता है, फ्रांस वाले 1 मिनट में उसके खिलाफ जो विद्रोह कर देते हैं और उनका राजा बदल जाता है। तो लोगों ने भी अपने यहाँ भी यही लागू करना शुरू किया कि भाई साहब, हमारे राजा भी हमारे काम के नहीं रहे, अब वो हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां भी यही करना शुरू किया और फिर बहुत से और राष्ट्रों में इसकी लहर फैली। जैसा मेटरनिक ने कहा था ना कि व्हेन द फ्रांस नीजेस, ठीक वही बात है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसका असर आसपास के राज्यों पर भी पड़ा। और साथ ही पूरे यूरोप में राजशाही के पतन का आरंभ अब हो गया था। रेवोल्यूशंस इन मेनी अदर नेशंस आल्सो and the beginning of the fall of the monarchy had started, and these were the effects of July Revolution. ये जुलाई क्रांति के परिणाम थे। अब और कहां क्रांति हुई, देखिए, सबसे पहले स्पेन में क्रांति हुई। स्पेन में क्या था, स्पेन में का जो राजा था फर्डिनेंड, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा चार्ल्स दशम था। तो स्पेन में फर्डिनेंड के विरुद्ध आंदोलन हुआ जनता को लेके, और उसका परिणाम क्या निकला इस आंदोलन का, जनता को और अधिक रियायतें दी गई। मतलब उसके बाद जनता को काफी छूट दे दी गई थी। इन स्पेन मूवमेंट अगेंस्ट फर्डिनेंड more concessions were given to the public. उसके बाद में पुर्तगाल में भी आंदोलन हुआ, जिसको हम हॉलैंड के या डच के नाम से जानते हैं। पुर्तगाल में भी आंदोलन हुआ और वहां भी सत्ता परिवर्तन हो गई थी। इवन इन पोर्टुगल मूवमेंट अगेंस्ट मिंगुएल बट एंड पावर वाज चेंज्ड। स्विट्जरलैंड में भी सेम जो है रिफॉर्मेशन प्रारंभ हुए, सुधार आरंभ हो गए थे।
पोलैंड जो था वो रूस के अंडर में था, और क्योंकि रूस के अंडर में था और वहां के जार वहां पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो वहां भी रूसी शासकों का विरोध हुआ और राष्ट्रवाद यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। और साथ ही इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह की क्रांतियां हुई, इन्होंने पूरे विश्व की दशा दिशा और भूगोल को बदल के रख दिया था। In Poland, opposition to the Russian ruler, growth of nationalism paved the way for the unification of Germany, Italy, etc. ये क्या थे? ये जुलाई क्रांति के परिणाम थे, और उसके साथ साथ जिस तरह से उस देश में परिवर्तन हुए, और भी कई देशों में परिवर्तन होने लगे थे। इसके बाद पढ़ते हैं हम यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। यूनान भी जो था वो यूरोप की ही कंट्री है। तो उस ये जो हम जिस तरह से अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये है क्या? ये यही है कि किस तरह से लोगों ने ये पहचाना कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा नेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरू हुआ? आपकी बुक में बच्चों बहुत अजीब अजीब से टाइटल्स के साथ ये सब चीज दिया हुआ है। कहीं हंगर हार्डशिप कह दिया उसको, कहीं रोमांटिसिज्म कह दिया उसको, कहीं कंजर्वेटिज्म कह दिया उसको, लेकिन एक्चुअल में ये स्टोरी ऐसी ही चल रही है। तो ये आपको स्टोरी लाइन बिल्डअप करते हुए ही चलना है, ठीक है। अब यूनान में क्या था? यूनान का बहुत गौरवशाली इतिहास था, और इतिहास जब भी किसी देश का होता है एक जैसा, तो वो बहुत गर्व करते हैं उस पर। 15वीं सदी से वहां पर क्या था? वहां पर ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत वो आ गया था। 15वीं सदी से ही वो ऑटोमन आप सब जानते हैं कि तुर्की के खलीफा थे और जो तुर्की के बादशाह थे उन्होंने, तो उनके अंतर्गत वो 15वीं सदी के अंतर्गत आ गया। देखो बच्चों, जब हम किसी सदी की बात करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि 15वीं सदी, तो मैं 15वीं सदी किसे कहूंगी? मैं 15वीं सदी कहूंगी सन 1600 से लेकर और 1699 तक, ठीक है। 1400 से लेकर और 1499 तक। तो इस तरह से ये जो है वो एक पहले चलती है। तो 15वीं सदी यानी 1400 से लेकर 1499 तक का टाइम, ठीक है, इसको 15वीं सदी कहा जाएगा। फिर इस संग्राम के कारण क्या थे कि एक तो उन शासकों से अपनापन नहीं मिला उनको। ये जो ऑटोमन एम्पायर वाले थे, ये कभी भी यूनान को अपना राष्ट्र नहीं बना पाए। ये ठीक वैसे ही थे जैसे हमारे लिए ब्रिटिशर्स थे। दूसरा, 18वीं सदी में तुर्की कमजोर पड़ गया, जिससे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अब उससे कैसे हुआ? देखो, जैसे ही हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन थोड़ा कमजोर पड़ गया, हमने भी क्या किया, इधर से जोर लगाना शुरू किया कि किस प्रकार से हम अपने देश को आजाद करा दें। सेम सिचुएशन हुई 18वीं सदी आते आते तुर्की थोड़ा कमजोर पड़ गया था। तो ऐसे में राष्ट्रवाद का प्रसार वहां बहुत हुआ और बौद्धिक आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर साथ में फ्रांस की राज्य क्रांति का तो प्रभाव था ही। So what were the reasons? What were the reasons before the struggle? Didn't get belonging from the rulers. Then Turkey weakened in 18th century. Spread of nationalism, intellectual movement, and effects of the French State Revolution. तो ये जो चीजें थी, इनका असर बहुत पड़ा, और इन असर की वजह से ही यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो लड़ा गया। अब किस तरह से इस स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ? सबसे पहले विद्रोह का आरंभ और स्वरूप कैसा था? अलेक्जेंडर के नेतृत्व में 1821 में ये आंदोलन शुरू किया गया। अलेक्जेंडर जो था सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी ग्रीस के, और मेटरनिक के कहने पर, अब उस समय हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक के कहने पर रूस ने तुर्की की जो है मदद की थी। मेटरनिक के कहने पर, अब मेटरनिक ने जाके कहा कि भाई आप जार, जो रूस में जार होते थे, जो रूस के राजा को जार कहा जाता था, जार को कहा कि भाई आप जो है वो तुर्की की मदद कीजिए। तो जार ने भी तुर्की की मदद की। ऐसे में क्या हुआ, फिर जीतना ही था जब जार उसकी मदद कर रहा है तो अलेक्जेंडर को जेल भेज दिया गया, और फिर बाद में पूरे यूरोप का उनको सहयोग मिला। लेकिन 1822 में क्या किया गया? 1822 में 20,000 से ज्यादा यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 20,000 से ज्यादा यूनानियों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। आपकी बुक में एक बहुत ही दयनीय पिक्चर दी हुई है कि जहां पर यूनानियों को मारा जाता है मैसेरक करके। 1829 ईस्वी में यूनान रूस के कब्जे में चला गया। अब उन्होंने उनसे तुर्की से तो छुड़ा लिया, लेकिन खुद के कब्जे में कर लिया। लेकिन
इतना उन्होंने विरोध किया कि आखिरकार 1832 को यूनान को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो आपको ये मेन फैक्ट्स याद रखने हैं, क्या चीज हुई, कब हुई। हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। In 1821, movement led by Alexander, the Tsar of Russia helped Turkey at the behest of Metternich, then Gales to Alexander. Europe's cooperation was there with the Tsar and other countries. 20,000 Greeks were executed in 1822. 1829 AD, Greece occupied by Russia, but in 1832 Greek independence was gained. तो फाइनली 1832 में यूनान भी स्वतंत्र हो गया। तो हम देख रहे हैं एक एक करके सारे देश जो है वो स्वतंत्र होने लगे और उसके बाद में वो हुआ जो इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बन गई, यानी कि एकीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण क्या हुआ। देखो, इटली के एकीकरण से पहले आपको देखना पड़ेगा कि एकीकरण करना क्यों पड़ा। इटली जो था वो 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब 5 टुकड़े कौन से थे? देखिए, ये जो इलाका है या ये जो हिस्सा है, इटली को लोगों ने अपने अपने बांट लिया था। ये इलाका सार्डिनिया पीडमोंट कहलाता था और एकमात्र यही इलाका ऐसा था जहां पर इटालियन मूल वंश का राजा विक्टर इमैनुअल शासन कर रहा था। विक्टर इमैनुअल इटली मूल का जो विक्टर इमैनुअल था वो यहां शासन कर रहा था। उसके अलावा जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं, एनेक्स टू नॉर्थ इटालियन किंगडम, वो जो है उत्तरी इटली जो है वो फ्रांस द्वारा कब्जे कर ली गई थी। फिर जो आप पर्पल रंग का देख रहे हैं ना, वो इनकॉर्पोरेटेड इनटू किंगडम ऑफ इटली, वो इटली के किंगडम में शामिल था, लेकिन उस पर भी अलग अलग जगह अलग अलग तरह की काउंटीज वहां शासन कर रहे थे। ब्राउन जो है वो ट्रांसफर टू किंगडम ऑफ इटली, ब्राउन यानी विनेता जो है वो बाद में आया इटली में। एंड द डार्क ब्राउन विच वन वाज रोम, ये एक्वायर्ड बाय किंगडम ऑफ इटली इन 1870, सबसे बाद में इसको शामिल किया गया। तो इटली को जो है वो काफी हिस्सों में बांट दिया गया था। अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो इटली के कितने हिस्से थे? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब अगर इटली को एकीकृत करना था तो इन चारों हिस्सों को एक साथ लाना जरूरी था। अब एकीकरण में बाधाएं क्या थी? क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से एकीकरण में मुश्किलें आ रही थी? सबसे पहली तो भौगोलिक स्थिति। अब इटली की भौगोलिक स्थिति देखिए, जो सार्डिनिया है वो अलग से है, सिसिली अलग है, 2 सिसिलीज जो है वो अलग है, और पूरा इटली जो है वो लगभग पेनिनसुएला टाइप है। फिर पोप जो है वो धार्मिक एकीकरण चाहते थे, लेकिन इटली में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, तो ऐसे में धार्मिक एकीकरण पॉसिबल नहीं था। फिर ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे थे। देखिए, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी है, इधर फ्रांस है, तो ये इलाका फ्रांस ने ले रखा था, ये इलाका ऑस्ट्रिया ने ले रखा था। और कुलीन वर्ग वो भी नहीं चाहता था कि राजा हटे और यहाँ पर जो है एक हो जाए, डेमोक्रेसी आए। कुलीन वर्ग तो वैसे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था। लेकिन कुछ चीजें जिन्होंने एकीकरण में सहायता दी वो क्या क्या थी? वो एक तो थी राष्ट्रवादी भावना। आपके राष्ट्र को एक करने की जो भावना है वो सबसे बड़ी भावना होती है और वो वहां थी। उसके बाद सांस्कृतिक क्रांति, संस्कृति के प्रति लोगों में जो आया भावना है वो। फिर इतिहासकारों ने जब इटली का इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने लोगों के मन में वास्तव में वो फीलिंग्स पैदा कर दी। और साथ ही साथ रोमानी भावनाएं, जो रोमांटिसिज्म था वो तो था ही। So, what was the barriers to integration? First, geographical situation. Then Pope wanted religious unification, and Austria and France were very big barriers between the citizens of Italy and the unification of Italy. Then elite classes. What was the component of integration? First, nationalist sentiments, cultural revolutions, historians and romantic feelings. So these were the things जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा जब इटली का एकीकरण होना था। तो अगर आप ये नक्शा देखेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इटली किस प्रकार से अलग था और किस प्रकार से उसको एक किया गया। अब 2-3 जो खास लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया। जिनमें सबसे पहला नाम जिनका लिया जा सकता है वो है जैसेप्पे मैजिनी।
कहीं कहीं इनको ग्यूसेपे भी कहा जाता है, जैसेपे मैजिनी। जैसेपे मैजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्यों इनको मसीहा कहा जाता है? इनको मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुरुआत है ना वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। ये है जैसेपे मैजिनी जिन्होंने इटली के एकीकरण की शुरुआत की थी। ये राजतंत्र के धुर विरोधी थे और इनका जन्म 1805 में सार्डिनिया में हुआ था। ठीक है। कार्बोनरी जो संस्था थी उसकी इन्होंने सदस्यता ले रखी थी, कार्बोनरी की सदस्यता इन्होंने ले ली थी। और नेपल्स में एक विद्रोह हुआ था छोटा सा। नेपल्स के विद्रोह के बाद ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे। नेपल्स के विद्रोह के बाद बहुत सक्रिय हो गए थे और 1830-31 का जो विद्रोह हुआ था इटली में राजतंत्र के खिलाफ, उसके बाद तो बिल्कुल प्रसिद्ध ही हो गए थे। उसके बाद बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने ही 1831 में यंग इटली और बाद में 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की थी। और ये दोनों रेवोल्यूशनरीज के इतिहास में, क्रांतिकारियों के इतिहास में सबसे बड़ी संस्थाएं मानी जाती हैं। सो मैजिनी is called as the Masiha of unification. He was an opponent of monarchical system. He was born in 1805 in Sardinia. He subscribed to Carbonary. वो जल्दी ही कार्बोनरी में शामिल हो गए और रेवोल्यूशनरी बन गए थे। He became more active after the Naples rebellion and famous after the revolt of 1838-31. Then establishment of Young Italy in 1831 and Young Europe in 1834 was done by him. उन्होंने ही इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की थी। मैजिनी के अलावा जिनके बारे में पढ़ा जा सकता है वो है सबसे पहले कावूर। जो कावूर थे वो प्रधानमंत्री थे सार्डिनिया के। और दूसरे हैं गैरिबाल्डी। कावूर जो थे वो राजतंत्र के समर्थक थे। जिस तरह से मैजिनी राजतंत्र के धुर विरोधी थे, कावूर जो थे वो राजतंत्र के समर्थक थे। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े जो राजनीतिज्ञ जिनको कहते हैं वो थे और सैन्य शक्ति के समर्थक थे। ये मानते थे कि सेना जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। 1850 में सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल के ये प्रधानमंत्री बने थे। सार्डिनिया के शासक अभी हमने देखा था कि विक्टर इमैनुअल फर्स्ट जो थे उनके ये प्रधानमंत्री थे। He was a supporter of monarchy and he was a diplomat also. He was a supporter of military power. In 1850 he became Sardinia's ruler. Victor Emmanuel became prime minister. He became the prime minister of Sardinia's ruler विक्टर इमैनुअल। ठीक है। फिर है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो थे वो बहुत महान, जिनको हम कह सकते हैं वो क्रांतिकारी माने जाते हैं। गैरिबाल्डी ने यंग इटली की सदस्यता ले ली थी। जैसेपे मैजिनी के बहुत बड़े भक्त थे, ये बहुत बड़े प्रशंसक थे उनके। और कावूर के साथ भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसानों को ही वॉलेंटियर बना दिया था। कि कोई कोई होता है ना जिनके शब्दों में इतनी बड़ी जिनको हम कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन होती है, जिनके शब्दों में वो मैजिक होता है कि वो आपको बांध ले। तो गैरिबाल्डी जो थे वो ऐसे ही व्यक्ति थे जिनके शब्दों में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो साधारण किसानों तक को अपने रेबिलियन के लिए, अपनी क्रांति के लिए काम में ले सकते थे। सो गैरिबाल्डी वाज यंग इटली सब्सक्राइब्ड, देन वर्कड विद कावूर एंड प्रिपेयर्ड फार्मर्स एंड वॉलंटियर्स। अब एकीकरण जो हुआ इटली का वो 3 चरणों में हुआ था। द स्टेप्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में क्या किया गया, पहले चरण में सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास किया गया। पहले चरण में तो ये डिसाइड किया गया कि जो विक्टर इमैनुअल होंगे वो इस एकीकरण के कर्ता धर्ता होंगे, वो इस एकीकरण की अगुवाई करेंगे। फिर 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये युद्ध हुआ एक तरफ फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड थे और दूसरी तरफ रूस था। एक तरफ फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड और दूसरी तरफ रूस। ऐसे में कावूर ने क्या किया, रूस के विरुद्ध अन्य देशों का साथ दिया। अब देखो ऑलरेडी इतने देश हैं तो जीत तो रहे हैं, कावूर ने भी इन्हीं का साथ दिया। तो क्या हुआ, जीत में हाथ बटाया। जब जीत में हाथ बटाया और उसके बाद में इस युद्ध के बाद, क्रीमिया के युद्ध के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ ना, तो कावूर ने परिस्थिति का फायदा उठाया और अपने देश की स्थिति सबके सामने रखी और लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ इटली का एकीकरण होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप, यूनिफिकेशन एफर्ट्स लेड बाय सार्डिनिया in 1854 Crimean war, then France, Turkey and England versus Russia, this war was happened.
Cavour sided with other countries against Russia and Cavour took advantage of the situation at the Paris Peace Conference. पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत फायदा उठाया उन्होंने। दूसरा चरण जिसमें गैरीबाल्डी का पदार्पण होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया और सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। जैसा मैंने आपको भी कहा ना कि उन्होंने किसानों तक को स्वयं सेवक बना लिया। तो उन्होंने क्या किया, ला टालिया, देखो उन्होंने इटालिया का नारा दिया। इटालिया यानी इटली हमारी माँ, हमारे देश, हमारा देश इटली। तो उन्होंने इटालिया का नारा दिया और लोगों के सामने इस नारे को इस तरह से रखा कि लोगों ने समझा ला टालिया। तो यानी लोगों ने ये नहीं समझा कि देश है, कोई है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों ने ये समझा कि हमारे राजा की जो रानी है उस पर संकट आया है और उसको बचाना है। बताइए किस तरह से लोगों का इतना ध्यान आकर्षित किया और इतना लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया कि लोगों को उसके साथ आना ही पड़ा। तो इंस्टीड ऑफ बिकमिंग इटालिया, उसने ला टालिया से भी लोगों से राष्ट्रवाद अपना लिया। तो मतलब किस तरह से उसने काम किया होगा ये हम सोच सकते हैं कि उस समय की सिचुएशन में। फिर लाल कुर्ती दल का गठन किया और साथ ही साथ सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण में ऑस्ट्रिया प्रशा के मध्य युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में 1870 में प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। देखो आक्रमण जो कौन कर रहा है, वो प्रशा कर रहा है। फायदा कौन उठा रहा है, उसका इटली उठा रहा है। कैसे उठा रहा है, अब प्रशा जो था वो जर्मनी का स्टेट था, तो उसने क्या किया, पहले सबसे ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध हुआ। आपने अभी अभी देखा ना कि कुछ जो इलाके थे वो ऑस्ट्रिया के पास थे, इटली के कुछ इलाके ऑस्ट्रिया के पास थे। ये देखिए, ये ऑस्ट्रिया यहाँ है, तो इटली के ये वाले इलाके ऑस्ट्रिया के पास थे। तो ऐसे में जब जैसे ही प्रशा ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, वैसे ही क्या किया, यहाँ से जाकर कैवूर ने वो सब चीज वहां से जीत लिए। उसके बाद में जैसे ही ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया, यहां से जाके और वो सब भी जीत लिए। तो यानी ऑस्ट्रिया और फ्रांस पर होने वाले जर्मनी यानी प्रशा के आक्रमणों का इसने फायदा उठाया और साथ ही साथ जो है सारे इलाके इटली में शामिल कर लिए गए। और उसके बाद में 1871 में इटली का एकीकरण घोषित कर दिया गया। विक्टर इमैनुअल को जो है वो शासक घोषित कर दिया गया। इटली के एकीकरण के बाद जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का जो एकीकरण था वो उससे पहले एक चीज समझनी होगी कि 1870 से पहले वहां 300 छोटे बड़े राज्य थे। अब सोचिए इतनी सी जगह है, वहां 300 राज्य है। तो अभी जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तब मैंने आपको एक बात कही थी कि उस समय के लोग नेशन स्टेट नहीं समझते थे। तो वो नेशन स्टेट की परिकल्पना यहीं से आई होगी। 300 राज्य हैं और जिनमें से प्रशा प्रमुख राज्य था। अब इन सभी राज्यों में धार्मिक और सामाजिक एकता का अभाव था। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती कि राष्ट्रवाद का उदय वहां कैसे किया जाए। जो कब हुआ, जो 18वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जब उन छोटे छोटे राज्यों ने ये देखा कि इटली एकीकृत हो रहा है, जब उन छोटे छोटे राज्यों ने ये देखा कि फ्रांस के लोग अपने लिए उठ खड़े हुए हैं, जब उन छोटे छोटे राज्यों ने ये देखा कि ब्रिटेन जो है वो एक बड़ा महान शासक राज्य बन गया है, जब उन छोटे छोटे देशों ने देखा कि रूस और जैसे बड़े देश हैं उनकी ताकत ही अलग है, तो उनमें भी एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उनको भी ये लगा कि हमें भी अब एक होके और अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिक चिंतकों और बुद्धिजीवियों का तो प्रभाव था ही। नेपोलियन और जर्मन राष्ट्रवाद का विकास भी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा और ऐसे में एकता का आरंभ वहां शुरू हुआ और आर्थिक एकीकरण जो शुरू किया गया। हमने ज़ोल्वेरिन के बारे में पढ़ा। ज़ोल्वेरिन क्या था, जिसमें एक जैसे टैक्स लगाए गए। देखो जहां भी यूनिफिकेशन आती है, जहां भी यूनिफॉर्मिटी आती है, जहां भी एक जैसी भावनाएं आती है, वहां आप हमेशा जुड़ जाते हो। आप कैसे स्कूल जाते हो और स्कूल से एकदम से जुड़ जाते हो, क्यों? क्योंकि वहां सब बच्चे आपके जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब आपके जैसे, ठीक है ना। तो आप स्कूल से इसी वजह से तो जुड़ जाते हो, क्यों? क्योंकि वहां यूनिफॉर्मिटी होती है। तो जैसे जैसे यूनिफॉर्मिटी आती जाती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे एकता का भाव आता जाता है, वैसे वैसे राष्ट्रीयता का भाव आता जाता है। So before 1870, 300 small and big states and Prussia was the main state. Lack of religious and social unity was there. Then rise of nationalism. The rise of nationalism in late 18th century. Influence of political thinkers and intellectuals.
Napoleon and the growth of German nationalism was a big reason behind this. The beginning of unity and economic integration, the Holy Roman Empire ended. और इसकी वजह से भी क्या हुआ, जैसे ही धार्मिक उस एम्पायर का अंत हुआ वैसे ही लोगों ने अब बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचना शुरू कर दिया था। ये देखिए, ये है वो जर्मनी का राज्य जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहां 300 छोटे बड़े राज्य थे। किस तरह से देखिए, प्रशा जो है वो प्रशा सबसे बड़ा राज्य था। उसके अलावा सेक्सोनी, लेहेस, वेडप्लैक, ओल्डनबर्ग, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे आप कितने सारे राज्य यहाँ देख सकते हैं। तो कितना मुश्किल रहा होगा इन छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करना और एक झंडे के तले लेके आना। किसने किया ये? इसके लिए हम नाम ले सकते हैं बिस्मार्क का। बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने ये सिद्ध किया कि बंदूक की नोक पर या सेना की सहायता से भी देश को एक किया जा सकता है। बिस्मार्क ने पहली बार ये सिद्ध किया कि सेना की सहायता से देश को एक किया जा सकता है। बिस्मार्क ने किया क्या? बिस्मार्क ने 7 सालों में 3 युद्ध लड़े। बिस्मार्क ने 7 सालों में 3 युद्ध लड़े, जिसमें से 1864 में डेनमार्क से युद्ध लड़ा गया, 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा और फ्रांस से भी युद्ध लड़ा। जो हमने इटली के एकीकरण में पढ़े थे ना कि प्रशा ने ये किया, वो यही युद्ध थे। और इन युद्धों के बाद जितना भी जर्मनी का छितरा हुआ हिस्सा था वो सब जीत के और उसको यूनिफाई किया। बाद में 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जहां विलियम प्रथम को शासक घोषित किया गया और बिस्मार्क ने ये सारा काम करवाया था। इनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क ने इस तरह से पूरे जर्मनी को यूनिफाई करने का काम किया था। Bismarck's contribution for 3 wars: 1864 war with Denmark, 1866 war with Austria, and then war with France. And on 10th May 1871, Treaty of Frankfurt was happened, and William I was declared as the ruler of Germany. ठीक है ना, तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन भी हुआ। और लास्ट जो आपका पॉइंट बचता है वो है ब्रिटेन का एकीकरण, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन जो है वो वास्तव में वो नहीं है जो हम जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रिटेन भी वही है, इंग्लैंड भी वही है, यूके भी वही है। जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए, इंग्लैंड जो है, जो आपको रेड वाला इलाका दिखाई दे रहा है, उसको हम इंग्लैंड कंसीडर कर सकते हैं। ये इलाका इंग्लैंड कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा वेल्श और स्कॉटलैंड जब ये मिल जाते हैं तो इसको ब्रिटेन कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और जब इनमें आयरलैंड भी मिल जाता है तो इनको यूके या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। गॉट माय वर्ड्स। ब्रिटेन जो है वो वैसा नहीं है जैसा हमें पता है या जैसा हम सोचते हैं। ये जो रेड इलाका है ये इंग्लैंड है। इस इंग्लैंड में जब स्कॉटलैंड और वेल्श को मिला लिया जाता है तो ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी मिला लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो यानी कि ब्रिटेन अलग है, ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है और इंग्लैंड अलग है। तो आइंदा से जब आप करें तो आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूके कब बना था? 1801 में आयरलैंड के अधिग्रहण के बाद। उससे पहले वो ग्रेट ब्रिटेन ही था। इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो ब्रिटिश 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 पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो इंग्लैंड अल्टीमेटली है क्या? इंग्लैंड प्लस आयरलैंड प्लस वेल्श प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है। 1801 में आयरलैंड का अधिग्रहण किया गया, लेकिन इंग्लैंड ने जब भी अधिग्रहण किया तो इंग्लिश भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर ही जोर दिया और ये कहा गया कि यही जो है ज्यादा मान्य होगी। इसके लिए फौज का भी प्रयोग किया गया, उन लोगों को सप्रेस भी किया गया, लेकिन किसी न किसी प्रकार उनके विरोध को दबा दिया गया और आखिरकार इन सबको शामिल अपने अंदर कर लिया। इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्श एंड स्कॉटलैंड आर कंबाइंडली कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम। In 1801, occupation of Ireland was done and promotion of English language and culture was done by the Great Britain. इसके साथ ही एक लास्ट पॉइंट जो आपके दिया हुआ है वो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। बोथ आर क्वाइट डिफरेंट फीलिंग्स। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद,
देखो सुनने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद अलग अलग चीजें हैं। हमारे लिए जो साम्राज्यवाद है वो किसी और के लिए राष्ट्रवाद हो सकता है, कई बार हमारे लिए जो राष्ट्रवाद है वो किसी और के लिए साम्राज्यवाद हो सकता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है अपने देश की सीमा में अपने देश के लिए अच्छा सोचना, अपने देश के लिए काम करना, अपने देश के लिए मर मिटना, ठीक है, वो होता है राष्ट्रवाद। लेकिन साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म जिसको कहते हैं, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपने देश की सीमाओं से आगे जाकर दूसरे देश की सीमा को अपने देश में मिलाना, और फिर चाहे उसके साथ जैसा भी व्यवहार आपको करना पड़े, जैसा भी तरीका आपको अपनाना पड़े, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म जो है वो शीर प्योर एक कीन फीलिंग है, एक बहुत प्यारी फीलिंग है जो सबको होनी चाहिए राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के लिए। और इंपीरियलिज्म जो है वो पूरे विश्व के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम यूरोप को देखते हैं कि फ्रांस ने धीरे धीरे इधर उधर कब्जा करना शुरू किया, ब्रिटेन ने भारत और भी कई देशों पर कब्जा कर लिया था, पुर्तगाली भी यही कर रहे थे, और ये जो एक दूसरे देशों पर कब्जा करने की जो होड़ मची, इस होड़ ने ही आखिरकार जाकर 1914 में दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध करवा दिया था। 1914 में दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध करवा दिया था, क्योंकि पहले इन्होंने जर्मनी को बांटा और फिर बाद में जर्मनी ने दूसरे देशों पर आक्रमण करना शुरू किया। तो इसके साथ ही आज के वीडियो में हमने आपका ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, आप हमें जरूर बताइएगा। ये पूरी जो स्टोरी है, ये पूरी टाइमलाइन पूरे बाकायदा नोट्स के साथ एज आई डिसाइडेड ऑलरेडी कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। तो आप वहां जाकर इनके नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप वहां से उनको नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बार इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे। अगला वीडियो जो हम लाएंगे वो इसका क्वेश्चन आंसर का होगा। क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ एक Q&A सेशन लाइव भी रख सकें, तो इसके लिए आपको जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। तो अब हम इसी तरह से इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि जहां आपको पूरा चैप्टर देखने के लिए अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं और बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, अगले टॉपिक के लिए आपको वीडियोस का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तो और बने रहिए आप हमारे साथ, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अच्छे मार्क्स के लिए कोशिश करते रहिए। थैंक यू।